हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। जय मां सरस्वती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल आस्क बोर्ड पे। आई होप कि आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो सभी बच्चे को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाएंगे सभी प्यारे बच्चे। फिर आज के इस लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं वंशागति विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आज की इस क्लास में बच्चा हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और देखना ये है कि आप 60 में से कितने सही कर पाते हो, क्योंकि भी कल ही आपने वन शॉट पढ़ा और अगर आपने वन शॉट अच्छे से पढ़ा होगा तो फिर क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपने वन शॉट वाली क्लास अगर नहीं किए होंगे, आधा अधूरा किए होंगे, तो फिर दिक्कत हो सकती है। फिर जहां पे दिक्कत होगी क्लास को करके उसको उस दिक्कत को सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग सभी को। जितने भी बच्चे आ चुके हैं क्लास में, फटाफट फटाफट सारे बच्चे एक बार लाइक शेयर कर देंगे भाई। फटाफट सारे बच्चे एक बार इस क्लास को लाइक शेयर कर देंगे। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग सभी को, सभी को सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी फटाफट लाइक शेयर करना है आपको इस क्लास को। और एक बार बता दीजिए कि ये क्लास आपकी स्टार्ट हो जाए, यानी आज की जो क्लास है मैं स्टार्ट करूं। अच्छा, कोई बात नहीं शिवानी कश्यप, अगर आप लेट थी कल की क्लास में तो आप वापस से कर लेना, यानी जहां से आपकी है और या फिर जहां से आपका छूटा है आप वहां से कर लेना। वन शॉट हो चुका है नीरज यदवंशी। ठीक है, अब आज होगा ऑब्जेक्टिव, कल होगा सब्जेक्टिव, फिर इसके अगले दिन होगा वन शॉट अगले चैप्टर का। ठीक ठीक, स्टार्ट करें। चलिए करते हैं आज के इस क्लास को स्टार्ट। बच्चा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है, यानी इनमें से गुणसूत्रों की मूल संख्या को, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की मूल संख्या को कौन दर्शाने का काम करता है। n करता है, 2n करता है, या फिर 4n करता है, या फिर n/2 करता है। बताओ कौन करता है। निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है। यहाँ पे आपने बहुत स्पीड के साथ आंसर देना है। क्यों देना है? क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें समझाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी भैया? क्योंकि अभी कल की ही क्लास में, ऐसा भी नहीं कि 4 दिन पहले मैं इस चैप्टर को खत्म की हूँ, तो अभी आपके दिमाग में ताजा ताजा सारी चीजें घूम रही होंगी। कल की क्लास में मैं सारी चीजें पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पे आंसर आपको क्या करने हैं, बहुत फास्ट देने हैं। बताओ क्या होगा, क्या होगा। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ गया है कि n होगा। अच्छा, शीता कुमारी बहुत बहुत स्वागत है बच्चा आपका। ठीक है, तो क्या होगा, n होगा। यानी कि अगर गुणसूत्रों की मूल संख्या को कोई दर्शाने का काम करता है बच्चा, तो कौन करता है, n करता है। n क्या होता है, n अच्छा हैप्लाइड होता है कि डिप्लाइड, हैप्लाइड होता है कि डिप्लाइड, तो आप क्या बोलोगे, हैप्लाइड होता है। क्यों, यानी हैप्लाइड भी ना कहे तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगुणित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है। मनुष्यों में बच्चा त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है, मात्रात्मक। ठीक है, मात्रात्मक यानी क्वांटिटी के रूप कैसे लें, या गुणात्मक कह लें यानी जो क्वालिटीज। ठीक है, या फिर मल्टीपल जीन्स, या फिर आल। तो मनुष्य में त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है। एग्जाम्पल की बात बच्चा हम कहते हैं कि त्वचा का रंग में बहुत सारे जीन जिम्मेदार होते हैं। कैसे, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो काला वाला होता है, ठीक है, और एक व्यक्ति ऐसा वाला होता है बच्चा जो बहुत गोरा, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत काले रंग के होते हैं, कुछ व्यक्ति बहुत सारे गोरे होते हैं, और कुछ व्यक्ति सांवले होते हैं। सांवले का मतलब क्या होता है बच्चा, जिसमें काला और गोरा दोनों, यानी कि ना तो गोरा ना तो काला, जैसे ना तो लंबा ना तो छोटा, मध्य वाला आता है ना, हाइब्रिड टॉल आता है। इसी तरीके से ना तो गोरा ना तो काला, तो बीच वाले को हम क्या कहते हैं, सांवला रंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सांवला रंग। जैसे जो हमारे भगवान कृष्ण जी थे, कैसे थे, वो सांवले रंग वाले थे, है ना। आप उनके किसी भी गीत में देखोगे सांवला वर्ड जरूर आता है। तो यानी उसमें कौन सा जीन, तो देखो बेटा, अगर कैपिटल ए है तो ये गोरे रंग का जीन होता है, क्योंकि जीन हमेशा जोड़े में होता है। ठीक है, और अगर कैपिटल बी है, या कैपिटल बी ना करके मैं क्या कह दूं कि अगर स्मॉल ए है, तो ये बंदा क्या है, बहुत गोरा, यानी एकदम गोरा वाला, सफेद वाला है। अगर स्मॉल बी है तो ये बिल्कुल ही क्या है, काला वाला, यानी एकदम काले वाला। ठीक है, और अगर सांवला है तो इसमें काला रंग भी है और इसमें गोरा रंग भी है।
तो बचाओ बच्चा, ये भी जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है। तो यहाँ पे एकाधिक जीन यहाँ या फिर बहुत सारे जीन का भी अगर आपके पास ऑप्शन होगा तो फिर ऑप्शन नंबर आप क्या करना, बी को ही करेक्ट करना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें म्यूट्रॉन, सिस्ट्रॉन एवं रेकान पद प्रतिपादित किया था? कौन है जिन्होंने म्यूट्रॉन को, सिस्ट्रॉन को एवं जो रेकान पद होता है इसको इन्होंने प्रतिपादित किया था? ऐसे बच्चा कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रतिपादित किया था? फटाफट बताओ, किसने किया था, किसने किया था, किसने किया था? लाल बहादुर यादव ले लिए, ठीक है। किसने किया था? जे लिडरबर्ग ने, डब्ल्यू इनग्राम ने, वेटसन ने या फिर एस वेंचर ने? बच्चा किसने किया है? एस वेंचर जी ने म्यूटान का, सिस्टॉन का और रेकान पद को इन्होंने प्रतिपादित किया है। तो जितने बच्चों का ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाविता यानी कोडोमिनेंस में F2 संतति के प्रारूपी अनुपात को दर्शाता है? कौन सा प्रभाविता को दर्शाने का काम करता है? सप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस। जैसे हमने क्या बात करी थी कि एक क्या है, लाल रंग की पशु है, उसका क्रॉस किसके साथ, सफेद रंग के पशु के साथ कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में कैसे संतान मिलती है? चितकबरी मिलती है, ठीक है। कैसे मिलती है बच्चा? चितकबरी संतान प्राप्त होती है। कैसे मिलती है? चितकबरी संतान प्राप्त होती है। और फिर अगर इसमें हमने क्या करा दिया बच्चा? सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग का मतलब होता है स्वपरागण की क्रिया। स्वपरागण मतलब CR और CW का क्रॉस CR और CW के साथ कराते हैं, ठीक है। तो इस CR का साथ CR के साथ, CW का CW के साथ, CW का CR के साथ और CW का CW के साथ। यहाँ पे बच्चा संतति क्या आती है? क्या क्या आएगी? CR यानी शुद्ध लंबा आ गई, ठीक है, यानी एक शुद्ध लंबा आ गया, ठीक है। फिर CR और CW यानी चितकबरी आई, ठीक है। फिर CR और CW यानी चितकबरी की संख्या बच्चा कितनी हो गई? 2 हो गई। और फिर CW और CW यानी क्या आ गई यहाँ पे? सफेद। तो सफेद की संख्या क्या हो गई? 1। तो 1 संबंधी 2 संबंधी 1, तो 1 संबंधी 2 संबंधी 1 किस ऑप्शन में है? किसमें है बच्चा? ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। क्रॉस कराने आता है ना, जिसको क्रॉस कराने आता है अच्छी बात है, जिसको क्रॉस कराने नहीं आता है सीख लेना। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन क्रॉसिंग वाले ही आते हैं, तो आपको कराना ही कराना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 1 संबंधी 2 संबंधी 1। अच्छा, अगर यहाँ पे कोडोमिनेंस का पूछ लिया, अगर बच्चा आपसे पूछे कि अपूर्ण प्रभाविता का F2 पीढ़ी में जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, बच्चा आप सेम ही बताओगे। अगर आपसे पूछ ले कि मेंडल का पृथक्करण के नियम का जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, आप क्या बताओगे? 1 संबंधी 2 संबंधी 1 ही होता है। क्यों? क्योंकि एक शुद्ध लंबा पौधा आता है, 2 संकर लंबा पौधा आता है और एक को बौना पौधा आता है। तो याद रखना कि चाहे अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता या एक संकर संकरण का जीनोटाइप रेशियो पूछा जाएगा, 1 संबंधी 2 संबंधी 1 ही होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा कि महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? यानी एक ऐसा पुरुष है जिसमें कुछ लक्षण महिलाओं के आ जाते हैं। महिलाओं के लक्षण का मतलब कि आवाज महीन, यानी जैसे औरतों की आवाज होती है, महिलाओं की आवाज होती है, उस पुरुष की आवाज लड़कियों जैसी हो जाएगी। जैसे महिलाएं की एक्टिविटीज होती है, वैसे मेल में भी वो एक्टिविटीज महिलाओं वाली ही देखेगी, ठीक है। उनके स्तन का विकास हो जाता है। तो बताओ ऐसे पुरुष को हम क्या कहते हैं? पॉलीमार्फ कहते हैं, ज़ोलीमार्फ कहते हैं, गाइनोमार्फ कहते हैं या फिर ठीक है, गैनेंड्रोमार्फ कहते हैं। बताओ बच्चा क्या कहते हैं? यानी जिसमें ऐसा पुरुष जिसमें महिला वाला लक्षण आ जाए तो उसको हम गैनेंड्रोमार्फ कहते हैं, ठीक है। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों में संलग्न समूहों की संख्या क्या है? मनुष्य के अंदर संलग्न जो समूह होते हैं, उस संलग्न समूहों की संख्या क्या होती है? मनुष्यों में संलग्न समूहों की संख्या क्या होती है? मनुष्य में संलग्न समूहों की संख्या क्या होती है? बताइए बच्चा, मनुष्य में संलग्न समूहों की संख्या क्या होती है? 46, 22, 92, 23। तो संलग्न समूह की संख्या की बात करेंगे तो कितना होती है? 23, यानी ऑप्शन नंबर डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, नहीं कुछ, ठीक। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लिंग संलग्न गुण है? लिंग संलग्न गुण है। लिंग संलग्न गुण का मतलब होता है बच्चा, देखो कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ या ऐसी बीमारियां होती हैं जो लिंग से संबंधित होती हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो लिंग से संबंधित नहीं होती हैं। तो इनमें लिंग संलग्न गुण कौन सा है? यानी अगर लिंग पे है तो उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही जाना है, कंफर्म है कि वो अगर माँ में है तो बच्चे में जाएगा, और उस बच्चे में फिर उसके बच्चे में जाएगा। ये अटल है, ये टलने वाला नहीं है, यानी इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, कोई भी कुछ भी हो जाए, यहाँ पे कोई दवा काम नहीं कर सकती, कोई मेडिकल क्षेत्र नहीं काम कर सकता, यानी कुछ भी काम नहीं कर सकता, उसका होना ही होना, यानी उसका ट्रांसफर होना ही होना है। वो कौन सी बीमारी होती है? तो रक्त लापता, गंजापन, इनमें से सभी। तो क्या होता है बच्चा? वर्णांधता, यानी जो कलर ब्लाइंडनेस है, यानी जिसमें बंदा क्या करता है, लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, ये लिंग संलग्न बीमारी है। किस पे बच्चा? ये यानी जो लिंग संलग्न यानी एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम पे उपस्थित होते हैं। एक्स क्रोमोसोम पे ये उपस्थित होते हैं। किस पे? अगर फीमेल है तो इसमें एक्स ही है, ठीक है, और अगर मेल है तो मेल के एक्स क्रोमोसोम पे ही ये उपस्थित होंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा किसमें पाया जाता है? ट्राइसोमिक में, डबल ट्राइसोमिक में, टेट्रासोमिक में, या फिर नलिसोमिक में? तो गुणसूत्र का अतिरिक्त जोड़ा किसमें पाया जाता है? इन चारों में से ऐसा कौन है जिसमें गुणसूत्र का अतिरिक्त जोड़ा देखने के लिए मिलेगा? बताओ किसमें देखने के लिए मिलता है? बताइए भाई, किसमें? वेरी गुड, किसमें होता है? ठीक है, टेट्रासोमिक में, यानी ऑप्शन नंबर सी बच्चा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वंशागति का मतलब भाई लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना ही वो हेरिडिटी कहलाता है। वंशागति का मतलब है कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। तो ये जो वंशागति का सिद्धांत है, वंशागति का क्रोमोसोमी सिद्धांत, क्रोमोसोमी सिद्धांत का मतलब हो गया कि गुणसूत्र से संबंधित जो सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? मेंडल जी ने किया था, सटन व बावेरी जी ने किया था, मार्गन जी ने किया था, या हैकिंग जी ने किया था? तो किसने किया था बच्चा? जब भी आपसे पूछा जाए कि क्रोमोसोम का, वंशागति का क्रोमोसोमी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो सटन व बावेरी जी को याद रखना। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है। कोई ही एक ऐसा साल होता होगा जो नहीं पूछा जाता होगा, लेकिन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमी विकार नहीं है? क्रोमोसोमी विकार का मतलब होता है कि ऐसा विकार जो गुणसूत्र से संबंधित नहीं है, यानी जो गुणसूत्र पे नहीं पाया जाता है। गुणसूत्र के अलावा वो जीन पे उपस्थित हो सकता है, डीएनए पे हो सकता है, डीएनए के क्षार क्रम में गड़बड़ी हो सकती है, या फिर कोई जीन खराब हो सकता है, या फिर हमारी उपापचय क्रिया के फलस्वरूप वो बीमारी हो सकती है। तो इनमें कौन सा क्रोमोसोमी विकार नहीं है? डाउन सिंड्रोम है, क्लाइफेंटन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, हीमोफीलिया। क्रोमोसोमी विकार नहीं है बच्चा। क्रोमोसोमी विकार का मतलब होता है कि गुणसूत्रों के सेट में या तो एक संख्या, दो संख्या बढ़ जाना, या गुणसूत्रों के सेट में एक से या दो संख्या घट जाना। तो बताओ, क्रोमोसोमी विकार नहीं है, क्या नहीं है? हीमोफीलिया नहीं है। अब बोलोगे कि ये तो गुणसूत्र पे ही तो है। ठीक है बच्चा, ये है किस पे? ये है गुणसूत्र पे ही। कौन से गुणसूत्र पे? एक्स गुणसूत्र पे। और क्रोमोसोमी का मतलब होता है कि या तो संख्या घटना या तो संख्या बढ़ना। ठीक है, इस पे मौजूद जो जीन होते हैं भाई, अगर क्रोमोसोम है, ध्यान से सुनना, अब अगर इसमें क्रोमोसोम है तो इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होगा। इस डीएनए पे जीन तो निहित होगा ना, इस डीएनए पे क्या पाया जाएगा? जीन ही पाया जाएगा। जीन ही क्या करता है? लक्ष्यों का निर्धारण करता है। तो यहाँ पे जीन में खराबी होगी, जीन में विकार होगा, यानी ये जीन से, ये जीन ही संबंधित बीमारी है, क्रोमो संबंधित तो नहीं है, यानी गुणसूत्र से संबंधित नहीं है। अगला है बच्चा, तदरूप प्रजनी लाल पुष्प वाले, यानी कैपिटल आर का क्रॉस सफेद पुष्प यानी स्मॉल आर के साथ कराया जाता है।
किसने कराया था? कार्ल कारेंजे ने कराया था। किस प्लांट्स में कराया था? मिराबिलिस ज़लापा में कराया था। मिराबिलिस ज़लापा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सॉरी, गुलाबास के पौधे में, और गुलाबास के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मिराबिलिस ज़लापा होता है। इन्होंने मेंडल्स के लॉ को झुठलाने के लिए, यानी मेंडल जी का कहना था कि भाई कोई भी लक्षण एक पीढ़ी में प्रभावी हो जाता है, यानी प्रथम पीढ़ी में प्रभावी होता है और अप्रभावी, यानी पहली जो पीढ़ी होती है ना उसमें एक ऐसा जनक होता है जिसका लक्षण शो करता है और एक ऐसा जनक होता है जिसका लक्षण शो अप नहीं करता है। लेकिन कार्ल कारेंजे ने कहा गलत है, ये मटर में ऐसा हो सकता है, दूसरे प्लांट्स में हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी प्लांट्स में ऐसा हो, जरूरी नहीं है कि सभी जीवों में ऐसा हो, ये बदलाव होता है। और इसको ही प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया था? अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को दिया था, जिसमें उन्होंने बच्चा क्या किया था? लाल रंग के पुष्प का सफेद रंग के पुष्प के साथ क्या कराया था? क्रॉस कराया था, जिससे इनको क्या मिले थे? गुलाबी पुष्प मिले थे। ठीक है, फिर बच्चा इन्होंने जब इस गुलाबी पुष्प में क्या करा दी? सेल्फिंग करा दी, यानी स्वपरागण की क्रिया कराई। स्वपरागण की जब इन्होंने क्या कराया था? क्रिया कराया था। तो क्रिया कराने पे इनको क्या मिला था भाई? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो इसका इसके साथ कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, तो बच्चा ये क्या है? ये प्योर व्हाइट है, ये प्योर व्हाइट है। कितनी संख्या है बच्चा इनकी? एक है। ये पिंक है, कैसा है? पिंक है, संख्या कितनी है? दो है। और ये क्या है? रेड है, संख्या कितनी है? एक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? एक संबंधी दो संबंधी एक, इनका जीनोटाइप रेशियो हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये किसका उदाहरण है? किसका है? तो अपूर्ण प्रभाविता का है। जब किसका एग्जाम्पल पूछे जाएगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जीनोटाइप रेशियो पूछा जाएगा तो एक संबंधी दो संबंधी एक ही बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? इनमें से झूठा कौन है, यानी गलत कथन कौन सा है? इसमें से गलत कथन कौन सा है? बताओ, इसमें से गलत कथन कौन सा है? इसमें से गलत कथन कौन सा है? कौन सा कथन ऐसा है जो इसमें बच्चा गलत है? कौन है बताओ? कौन है? यानी लक्षण का निर्धारण कारक करते हैं, बिल्कुल सही है। कारक विविक्त होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, मटर में कारक जोड़े में होते हैं बच्चा, बिल्कुल सही है। एलील का आपस में सम्मिश्रण होता है, बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन नंबर डी, यानी असत्य क्या है? कि एलील का आपस में सम्मिश्रण नहीं होता है, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है बच्चा द्विसंकर परिछात्र संकरण अनुपात क्या है? द्विसंकर परिछात्र संकरण अनुपात क्या है? द्विसंकर, कल ही मैं आपको बताई थी कि अगर एक संकर आएगा तो क्या बताओगे और द्विसंकर आएगा तो क्या बताओगे? तो बताओ क्या है? एक संबंधी एक, सात संबंधी एक संबंधी एक संबंधी सात, एक संबंधी सात संबंधी सात संबंधी एक, या एक एक एक। तो क्या है बच्चा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये किसके लिए है? ये किसके लिए लागू होगा? डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के लिए। लेकिन अगर आपसे मोनो हाइब्रिड, ठीक है, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बारे में पूछा जाए, टेस्ट क्रॉस का रेशियो पूछा जाएगा तो एक संबंधी एक याद रखना। कितना? एक संबंधी एक। किसके लिए? मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के लिए है। और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के लिए बच्चा क्या होता है? 4 ठो एक याद रखना, यानी 11 11 याद रखना। दो बार क्या? 11 11। ठीक, चलिए नेक्स्ट है एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। एमनियोसेंटेसिस को कहते हैं उल्लभेदन। तो ये एमनियोसेंटेसिस या उल्लभेदन एक प्रक्रिया है। ये किस टाइप की प्रक्रिया है? किस प्रकार की प्रक्रिया है बताओ? एमनियोसेंटेसिस बच्चा किस प्रकार की प्रक्रिया होती है बताओ? मस्तिष्क की बीमारी को जानने की, भ्रूण में किसी भी आनुवंशिक रोग के निर्धारण की, हृदय में किसी बीमारी के निर्धारण की, या ए और सी दोनों। तो किसके लिए बच्चा होती है? भ्रूण में किसी भी आनुवंशिक बीमारी को जांचने के लिए ही एमनियोसेंटेसिस या फिर उल्लभेदन की क्रिया करी जाती है। बोलो यस या नहीं? यस या ना? हाँ या ना? बोलो। इसीलिए नहीं की जाती है कि और किसी चीज के लिए की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे? टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे? कितने होंगे बच्चा? 22 प्लस XX होता है। ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा? 22 प्लस X वो हो जाएगा तो 45 हो जाता है। कितना हो जाएगा? 45।
तो 46, 45, 47 से क्या हो जाएगा भाई, एक की कमी हो जाती है। यानी जीनी संरचना, अगर इसके गुणसूत्री संरचना की बात करेंगे तो 22 प्लस एक्स वो दिखाई देगा। जिस भी व्यक्ति के अंदर टंडन सिंड्रोम है, यानी जिस महिला के अंदर ये सिंड्रोम है, इस सिंड्रोम से वो ग्रसित है, उसकी गुणसूत्री संरचना ठीक ऐसी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई नॉर्मल स्त्री है, कोई भी गुणसूत्री बीमारी नहीं है, तो उसका गुणसूत्री संरचना इस टाइप का होगा। अगर मेल में बच्चा क्या हो जाएगा, मेल में अगर इस तरीके का सिम्टम है, ये गुणसूत्री संरचना है, तो ये मनुष्य कैसा होगा, यानी पुरुष कैसा होगा, क्लाइफेंटन सिंड्रोम वाला होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 45। नेक्स्ट है स्त्री, यानी मनुष्य में कौन गुणसूत्र होंगे, आ गया, स्त्रियों में कौन से गुणसूत्र होंगे। या हम 44 भी कर सकते हैं, 22 जोड़ा को पेड़ को दिखा रहा है, आप उसको 44 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ स्त्री यानी मनुष्य में कौन से सूत्र होंगे, तो कौन सा फीमेल के लिए है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, या फिर 22 प्लस, हम इसको एक्स भी कहते हैं, जोड़े में पेयर में करते हैं। ठीक है बच्चा, इसके लिए आप सर से बात कर लेना। ठीक है, निर्मल कुमार, इसके लिए जब सर की क्लास होगी ना, आप उनसे बात कर लेना। इसके बारे में मुझे नहीं आइडिया है, तो फिर जो मुझे नहीं पता फिर मैं उसको कैसे बता सकती हूँ, तो आप सर से बात कर लेना। ठीक है, क्योंकि दोपहर में या शाम को तो सर की क्लास होनी है, वो आपको बता देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। एक संकर का जेनोटिपिक अनुपात क्या होता है, यानी कि जीन प्रारूप क्या होता है एक संकर का। 1 संबंधी 2 संबंधी 1, 3 संबंधी 1, 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा क्या, अगर हम कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में कैपिटल टी आता है। फिर अगर इसमें हम सेल्फिंग करा दे, कैपिटल टी का सेल्फिंग करा दे, तो कैपिटल टी, ठीक है, क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या प्राप्त होगा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी 3 लंबे पौधे और एक बौना पौधा, 3 लंबे पौधे और एक बौने पौधे प्राप्त होंगे। ठीक है, और अगर जीनी रूप देखें तो एक लंबाई वाला जीन होगा और एक क्या होगा बच्चा, 2 संकर वाला जीन होगा और एक बौने वाला जीन होगा। तो क्या हो जाएगा 1 संबंधी 2 संबंधी 1, यानी अगर आपसे जीनोटिपिक जीन प्रारूप पूछेगा तो 1 संबंधी 2 संबंधी 1, अगर आपसे ये लक्षण प्रारूप पूछता तो 3 संबंधी 1, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट है एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। एक ही स्थान पर रहने वाले जीन जिसकी बहुत सारी विभिन्न अभिव्यक्तियां हो वो क्या कहलाते हैं, बहुएलील, बहुजीन, ऑन्कोजीन, सप्रभावित जीन। बताओ बच्चा क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, इसको हम क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं, फटाफट बताओ क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चा, इसको हम बहुएलील कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुएलील। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है, गुणसूत्र 21 एवं वाई, गुणसूत्र 1 एवं एक्स, गुणसूत्र 1 एवं वाई, या गुणसूत्र एक्स एवं वाई। तो सबसे बच्चा कम जीन वाले, यानी सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र कौन से होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, दात्र कोश का अरक्तता प्रदर्शित करता है, दात्र कोश का अरक्तता प्रदर्शित करता है। अच्छा, दात्र कोश का अरक्तता जिसको हम थैलेसीमिया भी कहते हैं, थैलेसीमिया का मतलब होता है बच्चा कि जो हमारी आरबीसी है, ये जो हमारी आरबीसी होती है ये कैसी हो जाती है, हसिया के आकार की। कैसी हो जाती है, हसिया के आकार की। हसिया यानी जिससे हम चारा काटते हैं, धान की कटाई, गेहूं की कटाई, मक्के की कटाई हम करते हैं ना, हमारे पास हसिया होती है। तो जो हमारी ब्लड के अंदर मौजूद आरबीसी है उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। कैसा हो जाता है, हसिया के आकार का हो जाता है। क्यों हो जाता है, जीन खराब होने के वजह से, जीन में म्यूटेशन होने के वजह से। तो क्यों होता है बच्चा, क्या प्रदर्शित करता है, प्लियोट्रॉपी को ये प्रदर्शित करने का काम करेगा। यानी याद रखना
कि दात्र कोशिका रक्तता या जिसको थैलेसीमिया कहते हैं, इसमें आरबीसी हंसियाकार की हो जाती है। हंसिया याद रखना भाई, जो आप कटाई करते हो, अभी धान की कटाई आने वाली है, 1 महीने में धान की कटाई स्टार्ट हो जाएगी, है ना। चलिए, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी पे कौन सी बीमारी होती है? यानी कि जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, अगर उसमें 1 या 2 गुणसूत्र बढ़ जाता है तो कौन सी बीमारी पैदा हो जाती है? क्लाइफेंटन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दात्र कोशिका रक्तता या डाउन सिंड्रोम? तो क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होगा। क्यों? क्योंकि ये लिंग गुणसूत्र पे नहीं है, ठीक है, अलिंग गुणसूत्र पे होते हैं। और कौन से जोड़े पे? 21वें वाले पे, ठीक। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? मेंडल जी ने अपने प्रयोग में, जब उन्होंने आनुवंशिकता का नियम दिया था, जेनेटिक्स रूल वो दे रहे थे, तो उन्होंने कितने लक्षण को उन्होंने चुनाव किया था? कितने लक्षणों का चुनाव किया था बच्चा? उन्होंने 7 विपर्यासी लक्षणों को लिया था। और इस 7 विपर्यासी लक्षणों को कितने साल तक? 7 साल तक, यानी 7 साल तक इन्होंने प्रयोग भी किया था। लगभग कितना बच्चा? 1856 से लेके 1863 तक इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था ना। और लगभग जब 1865 आया था तो इन्होंने एक बुक में अपने निष्कर्ष को मेंशन किया था, यानी एक बुक में इन्होंने अपने जो भी इन्होंने प्रयोग किया था उसको लिखा था। लेकिन इनका इस नियम को देने का उद्देश्य एक ही था, गणितीय रूप था, यानी थोड़ा सा उन्होंने मैथ का यूज किया था। इसीलिए उस समय बायोलॉजी के क्षेत्र में मैथ का आना एक बड़ी बात थी। जैसे अगर बायोलॉजी वाले बच्चे को कह दिया जाए कि भाई तुम मैथ पढ़ लो, तो घबरा जाता है। और अगर मैथ वाले बच्चों को कह लिया जाए भाई तुम बायो पढ़ लो, घबरा जाता है, मजाक उड़ाते हैं, भाई बायोलॉजी कौन पढ़ेगा? और बायोलॉजी वाले कहते हैं मैथ कौन पढ़ेगा? कहते नहीं कहते हैं? तो ठीक उसी तरीके से था। तो जितने भी बायोलॉजी के क्षेत्र में वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने इनके नियम पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में 1900 में अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग देशों के आए थे, तो उन्होंने उस पर फिर से उसकी डिस्कवरी की। ठीक, मेंडल ने प्रतिपादित किया था संलग्नता का नियम, आनुवंशिकता का नियम, थर्मोडायनेमिक्स का नियम, या इनमें से कोई? तो मेंडल जी ने क्या किया था बच्चा? जेनेटिक्स लॉ दिया है, इसीलिए हम मेंडल्स को क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। यानी हमारे आनुवंशिकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी ही माने जाते हैं। कहाँ के हैं? आशिया के। किस शहर के? ब्रुन शहर के। कब जन्म हुआ था? 22 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था? 1822 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1884 में हुई थी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चा, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? जो मेंडल का सेकेंड लॉ है, जिसको हम कहते हैं पृथक्करण का नियम, इसको और हम किस नाम से जानते हैं? प्रभावता के नियम से जानते हैं, स्वतंत्र विवरण के नियम से जानते हैं, या युग्मकों की शुद्धता के नियम से जानते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बच्चा किसके नाम से जानते हैं हम? युग्मक शुद्धता के नियम से। यानी मेंडल जी का जो सेकेंड लॉ है उसको या तो विसंयोजन का नियम, युग्मक शुद्धता का नियम, या फिर पृथक्करण का नियम, इन तीनों नामों से हम क्या करते हैं? जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कितना सही किया कितना गलत। देखो अगर मैं नाम पढ़ूंगी कि भाई इस बच्चे ने ये सही बताया है और इस बच्चे ने गलत बताया है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, हमारा टाइम खराब होगा। तो पहले आपको मेरे साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो मुझे लग रहा है कि समझाना लायक है मैं समझा दे रही हूँ, ठीक है। आप अपने आप को चेक करो कि आप कितना कर पा रहे हो, फिर जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, तो फिर आप 1 शॉट वाली क्लास है। फिर भी करना समझ में आए तो फिर मेरे से पूछ लेना, ठीक। चलिए, देवशंकर क्रॉस में अनुलक्षण यानी फेनोटाइपिक यानी लक्षण प्रारूप की बात हो रही है। अनुपात क्या है? तो बच्चा हमने जब वो क्या कराया था, जब वो कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस किसके साथ? स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ कराया था। तो प्रथम पीढ़ी में क्या मिला था? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिला था, है ना। लेकिन अगर वही सेकेंड, जब बेटा F2 पीढ़ी में हमने सेल्फिंग कराई थी, तो क्या 9 यानी 9 पीले गोल पीले बीज मिला था। 3 कैसा मिला था बच्चा? गोल हरे मिला था, ठीक है। और 3 कैसे थे? झुर्रीदार थे। और एक कैसा था? झुर्रीदार हरा था, यही था ना। तो इनका जो फेनोटाइप रेशियो कितना है बच्चा? 9 संबंधे 3 संबंधे 1। याद है ना, कल ही मैं आपको कराई थी कि फेनोटाइपिक यानी
अगर हम बाहर से देखें, है ना, बाहर से देखें, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि, मेंडल जी ने अपने प्रयोग में सफल हो गए, उन्होंने 7 साल प्रयोग किया तो वो सफलता प्राप्त की, क्यों प्राप्त की? उसने मटर के पौधे को चुना था, स्वतंत्र लक्ष्यों का अध्ययन किया था, अत्यधिक लक्ष्यों को चुना था, मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। तो यहाँ पे उनके सफल होने का, मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि, यानी सफल होने का बच्चा उनमें राज क्या था, क्या ऐसा गुण था कि मेंडल जी ने अपने प्रयोग में सफल हो गए? बोलिए बोलिए भाई बोलिए, ऐसा क्या राज था, ऐसा क्या गुण था जिसकी वजह से वो बच्चा सफल हुए? सफल होने का राज क्या था? तो उन्होंने क्या चुना था? मटर के पौधे का। अब आप बोलोगे कि मैम ये भी तो हो सकता है ना कि मटर के पौधा द्विलिंगी होता है। बिल्कुल बच्चा द्विलिंगी होता है, तो जरूरी नहीं है कि मटर का पौधा ही द्विलिंगी होता है, बहुत सारे ऐसे पौधे द्विलिंगी होते हैं। तो मटर के अलावा वो और भी चीजों को उसका कलेक्शन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे प्लांट्स का कलेक्शन किया जो कम समय में अपने लक्षण को दिखाते हैं। तो मटर का पौधा ऐसा होता है जो 2 महीने में अपने लक्षण को दिखा देगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे को चुना था। और मटर के पौधे को चुनने की वजह से ही उनको क्या मिली थी? सफलता प्राप्त हुई थी। किसमें सफलता? उन्होंने जो प्रयोग किया था, ठीक। मेलेनिन, मेलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है, वर्णांधता, रंजकहीनता, फिनाइल कीटोन्यूरिया या फिर एल्केप्टोन्यूरिया। बताओ, मेलेनिन रंग द्रव्य, मेलेनिन रंग क्या बेटा? बेटा हमारे त्वचा को रंग देता है, हमारे त्वचा को रंग देने का काम क्या करता है? मेलेनिन। यानी आज समझ लेना, जो बहुत गोरा है उसके शरीर में मेलेनिन नामक ये जो पिगमेंट है बहुत कम है, और जो बहुत गोरा है, बहुत काला है, उसमें बहुत ज्यादा है, और जो बीच वाले हैं उसमें बीच वाला है। अक्सर करके जब आप ठंडी का समय आ रहा है, अक्टूबर आपका स्टार्ट हो गया, आज 3 अक्टूबर है, और अक्टूबर के लास्ट, आप अक्टूबर छोड़ दो, नवंबर भी छोड़ दो, क्योंकि नवंबर में हम धूप में नहीं बैठते, लेकिन जब दिसंबर और जनवरी आता है हम धूप में बैठते हैं। तो जब हम धूप में बैठते हैं तो हमारा रंग कैसा हो जाता है? काला या गोरा? बताओ। जब आप धूप में पढ़ने के लिए या धूप लेने के लिए ठंडी के मौसम में बैठते हो, बाहर छत पे बैठते हो या घर के बाहर बैठते हो, जहां भी आप बैठते हो, तो आपका रंग कैसा हो जाता है? गोरा हो जाता है या काला हो जाता है? कैसा होता है? काले हो जाते हैं हम लोग ना ठंडी के मौसम में। गर्मी के मौसम में हम क्या हो जाते हैं? गोरे। क्यों गोरे हो जाते हैं? क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, घर से कोई बाहर नहीं निकलता है। तो जब हम धूप में नहीं जाएंगे तो हमारे शरीर में मेलनिन नहीं बनेगा, तो हम क्या हो जाते हैं? गोरे हो जाते हैं। और जैसे ही हम धूप में बैठते हैं, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हमारे स्किन पे पड़ती है, तो हमारे शरीर की अंदर यानी जो हमारी बॉडी में मेलेनिन बनना स्टार्ट हो जाता है। और मेलेनिन क्या करता है? त्वचा को रंग देने का काम करता है, और हम कैसे हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। तो हमारे काले और गोरे रंग का एक ही राज है, अगर काले हैं तो मेलेनिन ज्यादा है, अगर गोरे हैं तो मेलेनिन कम है। तो देखो, जो काले व्यक्ति होते हैं, जो सावले व्यक्ति होते हैं, उनको चर्म रोग होने के बड़े ही कम चांस होते हैं, लेकिन जो गोरे व्यक्ति होते हैं उनको चर्म रोग बड़े ज्यादा होते हैं ना। चर्म रोग क्या होता है? जो पूरी स्किन कैसी हो जाती है? वाइट वाइट। क्यों? क्योंकि मेलेनिन नहीं बना, ठीक है। तो क्या होता है बच्चा? रंजकहीनता। क्या कहते हैं? रंजकहीनता कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नर की आनुवंशिकी पहचान की जाती है केंद्रक के द्वारा, ऑटोसोम्स के द्वारा, कोशिकाओं द्वारा, लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। यानी मानव नर की आनुवंशिकी पहचान करते हैं तो बच्चा हम सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा ही क्या करते हैं? उनकी पहचान करते हैं, ठीक है। अगला बच्चा, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, किसमें? तो किसमें रोकता है बच्चा? प्रभाविता में, पॉलीमेरिज्म में, अप्रभाविकता में, या फिर एपिस्टेटिस में। तो किसमें बच्चा? एपिस्टेटिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है। यानी अगर एक जीन जोड़ा है तो दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को दर्शाने नहीं देगा, उसका जो प्रभाव होगा ना, जो उसका लक्षण होगा ना, उसको रोकने का काम करता है। किसमें? एपिस्टेटिस में, ठीक है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है, मनुष्यों में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण बच्चा क्या होता है? बालों का रंग, त्वचा का रंग, नाक का आकार, आंख का रंग। देखो आंख एक जैसी नहीं होती है, किसी की आंख काली है, किसी की आंख भूरी है, किसी की आंख नीली है,
जैसे अगर ऐश्वर्या राय की बात कर ली जाए तो उनकी आंख कैसी है बच्चा, नीली है, ठीक है, नीली है ना। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्ली जैसे भूरी भूरी, बिल्लियों की आंखें कैसी होती है, ब्राउन, भूरी भूरी होती है ना। तो जिसकी आंखें भूरी होती तो हम लोग क्या कहते हैं, भाई बिल्ली की जैसी भूरी है। जिसकी काली है उसको हम कुछ नहीं कहते। बाल किसी का क्या एकदम काला काला है, किसी का क्या होता है एकदम भूरा होता है, ब्राउन जैसा, किसी का कैसा होता है ना तो काला ना तो भूरा, बीच वाला होता है ना। बाल के भी रंग अलग अलग होते हैं। और त्वचा का रंग कोई बहुत गोरा, कोई बहुत काला, कोई गेहुआ रंग का, कोई सांवला रंग का, कोई कैसे भी करके। तो मात्रात्मक लक्षण जो होता है बच्चा वो त्वचा के रंग का होता है। किसके, त्वचा के रंग का। अगला बच्चा प्रथम आनुवंशिकी के पिता थे। प्रथम आनुवंशिकी के पिता थे तो कौन थे बच्चा, मेंडल जी ही तो प्रथम आनुवंशिकी के पिता थे। इसलिए कुछ ऐसा टफ क्वेश्चन तो है नहीं। क्या आप अगर कहो डी ब्रिज जी हैं, डार्विन जी हैं या मार्गन जी हैं तो ये गलत है। मेंडल ही क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। इन्होंने ही जेनेटिक्स के क्षेत्र में, बाद में तो आनुवंशिकी के क्षेत्र में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत को दिया है, लेकिन एकमात्र मेंडल जी ही ऐसे थे जिन्होंने आनुवंशिकी की नींव डाली थी, जिन्होंने आनुवंशिकी के क्षेत्र में कार्य किया था। बाद में देखा देखी बहुत सारे वैज्ञानिक आ गए, काम कर दिया। जैसे एक वीडियो वायरल होती है तो देखा दो कि हजारों लोग उस पर रील बनाते हैं, लेकिन मेन जो वायरल होता है तो वो तो अकेला ही होता है। उसको देखा देखी काम करे तो कोई अलग बात है। किसी चीज की नींव एक ही बंदा डालता है, बाकी उसको कॉपी करने के लिए हजारों लोग खड़े होते हैं, ठीक है। आगे चलते बच्चा, मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे, यानी ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने जेनेटिक्स लॉ को दोहराया था और दोहराने के बाद उसमें बहुत विख्यात प्राप्त हुए थे, यानी वो बहुत ज्यादा फैला था। और आज उसी वजह से, उनकी वजह से ही आज उनकी देन है, आज उनकी ही वजह से हम मेंडल जी को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं और उनकी ही वजह से हम मेंडल्स के लॉ को पढ़ते हैं। तो ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे, डार्विन, वैलेस एवं हुगो डी व्रीज थे। डार्विन, कॉरेंस व सेरमार्क जी थे। हुगो डी व्रीज, कॉर्निश व सेरमार्क जी थे, या फिर मार्गन, हुगो डी व्रीज व कॉरेंस जी थे। ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने वापस से क्रिया को दोहराया था। किसने दोहराया था बच्चा, तो हुगो डी व्रीज, कॉरेंस और सेरमार्क जी ने मेंडल के तीनों नियमों को या आनुवंशिकता के नियम पे पुनः खोज की थी। कब की थी, 1900 में। और उनकी डेथ कब हुई थी, 1884 में। लगभग उनके मरने के 6 साल बाद उन्होंने इनके नियम पे क्या किया था, फिर से अध्ययन किया था, ठीक। एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। अगर एक जीन है और उस जीन के बहुत सारे रूप हैं तो उस रूप को हम क्या कहते हैं, बताओ। एक जीन के बहुत सारे रूपों को हम क्या कहते हैं बच्चा, तो अगर एक जीन है और उसके बहुत सारे रूप हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, युग्म विकल्पी कहते हैं, यानी एलील कहते हैं। एलील ही क्या है, युग्म विकल्पी। एलील का मतलब होता है एक जीन है और उसके क्या है, बहुत सारे रूप है, ठीक है। और जीन बच्चा क्या होता है, हमेशा ही पेयर में होता है। जीन क्या होता है, हमेशा पेयर में ही होता है ना। देखो ये तो है लंबाई का ही जीन, लेकिन अकेला हम टी नहीं करते हैं, इसको हम जोड़े में लेते हैं। ये है बौनेपन का जीन, सिम्टम तो यही है, लेकिन हम इसको अकेले नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं, पेयर में लेते हैं, ठीक है। ये है गोरे रंग का जीन, लेकिन इसको हम पेयर में लेते हैं। ये काले रंग का है, इसको भी पेयर में लेते हैं। ये सांवले रंग का है, इसको भी पेयर में लेते हैं। और ये हाइब्रिड टॉल है, इसको भी हम पेयर में ही लेते हैं, ठीक है। देखो प्रभाव तो यही दिखाया, इसका काम तो नहीं है ना, तो हम नहीं ले सकते, लेकिन जीन को हमेशा हम पेयर में ही दिखाते हैं। तो एक जीन के बहुत सारे रूप को हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं या युग्म विकल्पी कहते हैं, ठीक है। वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन है, उत्परिवर्ती जीन है, ऑटोसोमल जीन है, होलेंड्रिक जीन है, लिंग संलग्न जीन। तो बच्चा वाई गुणसूत्र पे जो उपस्थित जीन क्या है, लिंग संलग्न जीन है। तो लिंग संलग्न जीन का मतलब क्या हो जाएगा, लिंग संलग्न जीन का मतलब क्या हो जाएगा, बताओ। लिंग संलग्न जीन का मतलब क्या हो जाएगा, यानी ऐसा जीन जो हमारे लिंग गुणसूत्र पे यानी जो वाई गुणसूत्र पे उपस्थित है। तो आप 12th में हो, ठीक है, आपके 12th में वाई गुणसूत्र से संबंधित किसी भी बीमारी को नहीं पढ़ना है। आप सारी बीमारी को पढ़ते हो, एक्स संलग्न विकार को ही पढ़ते हो। लेकिन जब आगे आप पढ़ने जाओगे तो पुरुष में जो वाई क्रोमोसोम है ना, उससे भी संबंधित बीमारियां होती हैं, उनको भी जानना है। तो अगर पुरुष की बात करी जाए कि वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन क्या है, तो लिंग संलग्न जीन कहलाते हैं। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं अभी 12th में, लिंग का ही पढ़ते हैं, लेकिन एक्स संलग्न जीन पढ़ते हैं।
एक्स संलग्न विकार पड़ते हैं। अगर क्लाइफेंटन सिंड्रोम हो रहा है तो मेल के एक्स गुणसूत्र पे हो रहा है, अगर टनल सिंड्रोम हो रहा है तो फीमेल के एक्स गुणसूत्र पे हो रहा है, ठीक है। अगर डाउन सिंड्रोम हो रहा है तो एक्स गुणसूत्र पे ही है। पटाउ सिंड्रोम आपने सुना होगा तो वो भी एक्स गुणसूत्र पे ही है। हीमोफीलिया है एक्स पे ही है, वर्णांधता है एक्स पे ही है। क्या वाई पे आपने सुना? नहीं। तो 12th में आपको वाई पे नहीं पढ़ना है, लेकिन आगे आपको वाई गुणसूत्र से संबंधित भी बीमारियां होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चा है, एक बिंदु उत्परिवर्तन है, एक बिंदु उत्परिवर्तन है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, डाउन संलक्षण है, रतौंधी है। एक बिंदु उत्परिवर्तन है, बताओ। एक बिंदु उत्परिवर्तन होता है, ऐसा एक बिंदु है जो उत्परिवर्तन का मतलब होता है म्यूटेशन का कारण बने। तो बच्चा म्यूटेशन की वजह से ही क्या हो जाती है? सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेंडल का द्वितीय नियम क्या है? यानी मेंडल जी का सेकेंड लॉ, मेंडल जी का सेकेंड लॉ है, क्या है बच्चा? मेंडल जी का सेकेंड लॉ क्या है? अच्छा, इस क्वेश्चन को बताने से पहले जरा मुझे आप बताओ कि मैंने आपको बच्चा 35 क्वेश्चन में सॉल्व करा चुकी हूँ और टोटल है 60 क्वेश्चन, यानी 60 क्वेश्चन को हमने करना है। तो क्या इसमें किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? इस क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको दिक्कत है क्या? कोई भी ऐसा, एनीवन, कोई भी जिसको लग रहा है कि ये क्लास हमको नहीं समझ में आ रही है? नहीं है? लेकिन नहीं है दिक्कत, लेकिन आपकी लाइक की संख्या, लाइक बड़ा कम है, जल्दी से शेयर कर दो भाई। नहीं है? चलिए, तो मेंडल का द्वितीय नियम है बच्चा, मेंडल का द्वितीय नियम क्या है बताओ? पृथक्करण का नियम है, प्रभाविता का नियम है, या फिर बहुजीनी वंशागति का नियम है, या स्वतंत्र विवन का नियम है? तो क्या है? पृथक्करण का नियम, युग्मक शुद्धता का नियम, विसंयोजन का नियम मेंडल का सेकेंड लॉ होता है, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रेशन जो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, मेंडल के एक नियम का अपवाद है। इसमें मेंडल के एक नियम का अपवाद क्या है? मेंडल के एक नियम का अपवाद क्या है भाई बताओ? मेंडल जी के विरुद्ध किसने काम किया था? यानी मेंडल जी के विरुद्ध पे कौन कौन से नियम आए थे अपवाद के रूप में? तो कौन सी आई थी बच्चा? संलग्नता आई थी। क्यों? संलग्नता का एक ही है कि भाई जो जनक में है वो संतति में बराबर बराबर आनी है, वहां पे कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, वहां पे कोई भी पुनर्योजन नहीं होगा, वहां पे कोई भी रिकम्बिनेशन नहीं होगा। जो पेरेंट्स में है वो संतति में आनी ही आनी है, वो दोनों साथ साथ आएंगी, वही संलग्नता यानी लिंकेज। संलग्नता यानी साथ साथ आना, जनक से पुत्र में या पुत्री यानी डॉटर, मदर सेल से डॉटर सेल्स में साथ साथ आना ही लिंकेज हो गया या संलग्नता हो गया। तो ये मेंडल का क्या है? अपवाद है, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता मेंडल का अपवाद है, सप्रभाविता मेंडल का अपवाद है, ठीक। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम है मेंडेलियन व्याधि, गुणसूत्री व्याधि, दोनों हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डाउन सिंड्रोम है बच्चा, डाउन सिंड्रोम कैसा होता है? डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम है मेंडेलियन व्याधि, गुणसूत्री व्याधि, दोनों हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा देखो, ये मेंडेलियन व्याधि भी होती है और एक गुणसूत्री व्याधि भी होती है। गुणसूत्री व्याधि कैसी होती है बच्चा? क्योंकि ये गुणसूत्र पे ही, गुणसूत्रों की संख्या में 21वें जोड़े के गुणसूत्र पे संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो डाउन सिंड्रोम होगा। मेंडेलियन व्याधि का मतलब होता है बच्चा कि डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति को हम मेंडेलियन कहते हैं। मेंडेलियन मतलब जैसे मेंडेलियन होते हैं ना उस आकार के, जैसे उनका कद छोटा, गर्दन मोटी, ओठ मोटा उभरा हुआ, ठीक है, और भी उनके शरीर में मंद बुद्धि यानी पागल जैसे, प्रॉपर उनके माइंड का विकास ना हो पाना, या हम एक कह लें कि उनकी शरीर का विकास ही नहीं हो पाना, उंगलियां छोटी मोटी, तो ये मेंडेलियन की भांति होती है। तो बच्चा यहाँ पे हम ये कह सकते थे कि दोनों हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं, अगर दोनों होता तो हम कहते कि दोनों हो सकते हैं। यहाँ खुद ये ऑप्शन क्लियर नहीं है, तो मेरे हिसाब से बच्चा आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। ए और बी दोनों सही है, क्योंकि ये मेंडेलियन व्याधि भी होती है और एक गुणसूत्री विकार भी होती है, ठीक। चलिए, मेंडल ने कार्य किया, तो अगर आप ऑप्शन ए लगाओगे तो भी दिक्कत नहीं, बी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेंडल ने कार्य किया था खाद्यान्न मटर पर, जंगली मटर पर, उद्यान मटर पर, या इनमें से कोई नहीं?
जो किसमें उन्होंने किया था बच्चा, उद्यान मटर पे किया था। उद्यान मटर को उन्होंने कहाँ से लिया था, बोटानिकल गार्डन से, यानी वनस्पति उद्यान से। वनस्पति उद्यान कहाँ थे, यानी जिस चर्च में वो पादरी थे, जिस चर्च के वो पादरी थे वहीं पे गार्डन था। बोटानिकल गार्डन का मतलब होता है एक ऐसा बगीचा जिसमें सिर्फ पेड़ पौधे ही हैं, जंतु नहीं है। और जूलॉजिकल गार्डन वो होता है जहाँ पे सिर्फ, यानी एक देखो होता है बोटानिकल पार्क और एक होता है जूलॉजिकल पार्क। तो आप जूलॉजिकल पार्क में जाते हो ना, जहाँ पे हाथी, शेर, हिरन, यानी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के जंतु देखने के लिए मिलते हैं। या आपके लैब में ही, आपके स्कूल में ही लैब में एक आपका बॉटनी लैब होता है और एक आपका जूलॉजी लैब होता है। तो बॉटनी लैब में क्या रखा जाता है, बॉटनी लैब में आप जाओगे ना, आप 11th लेवल में जाओगे, 10th लेवल में जाओगे, आप ग्रेजुएशन लेवल में जाओगे, तो आपके लैब में क्या मिलेगा, जितने भी बच्चा फाइलम है, यानी प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लेंटेटा, टिनोफेरा, ठीक है, प्लेटे हेलमेंथीज, ठीक है, स्केल हेलमेंथीज, उसके बाद आपका है मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा है, ठीक है, कार्डेटा है, हेमिकार्डेटा है। इन सारे फाइलम के जंतु आपको आपके लैब में मिलते हैं। यही नहीं, अब इसमें आप देखोगे स्नैक भी रहते हैं, मेढक रहते हैं, पाइला रहता है, झींगा रहता है, बहुत डिफरेंट टाइप की मछलियां होती है, क्योंकि सारे फाइलम्स आ गए। धरती पे जितने भी जीव है ना इस फाइलम में ही रखे गए हैं, इस संघ में ही रखे गए हैं। तो आपके लैब में शीशे का जार होता है, उस जार में सारे जंतु को रखा जाता है। बोलो कौन कौन बच्चा देखा है अपने स्कूल के लैब में, कौन कौन बच्चा गया है, बोलो अपने स्कूल के लैब में कौन कौन बच्चा प्रैक्टिकल किया है भाई, किए हो ना। और बोटानिकल लैब में जाते हो तो जितनी भी एल्गी होती है और जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, डब्बे में भर भर के रखे जाते हैं, ठीक है। अगला बच्चा पुनेट वर्ग विकसित किया था। पुनेट वर्ग किसने किया था, मेंडल जी ने किया था, वाटसन जी ने किया था, या रेजिनिन ने किया था, या बवेरी जी ने किया था। तो पुनेट वर्ग का प्रतिपादन किसने किया था, किसने किया था बच्चा, तो रेजिनिन ने क्या किया था, पुनेट वर्ग का विकसित किया था। नेक्स्ट बच्चा वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, किसने किया, तो बच्चा किसने किया है, सटन ने और बावेरी दोनों जी ने किया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग दे दिया है, तो सटन और बावेरी दोनों होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन चेंज होता और सटन बावेरी दोनों को एक में ही क्या किया जाता, लिया जाता है ना। ये क्वेश्चन आगे हम लोग कर चुके हैं। अगला बच्चा आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो जेनेटिक्स लॉ किसने दिया बच्चा, मेंडल जी ने ही दिया है, कोई और नहीं दिया है ना, पीछे कर चुके हैं। आनुवंशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था, मार्गन जी ने किया था, पुनेट जी ने किया था, वेटसन जी ने किया था, या फिर जोहानसन जी ने किया था। तो बच्चा आनुवंशिकी वर्ड का प्रयोग किसने किया था, किसने किया था बच्चा, तो डब्ल्यू बैटसन जी ने, किया था। क्या किया था, जेनेटिक वर्ड को, यानी जेनेटिक्स का या आनुवंशिकी का नामकरण किया था, ठीक है। मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर कार्य कब प्रकाशित कराया, मेंडल ने 7 साल तक अध्ययन किया था, यानी 1856 से लेके 1853 तक उन्होंने कार्य किया, लेकिन इसको प्रकाशित कब किया था, कितने सन में प्रकाशित किया था, 1870 में, 1900 में, 1865 में, या फिर 45 में। तो बच्चा 45 में तो स्टार्ट ही नहीं किया गया था, 1870 में तो बात ही अलग है। 1870 यानी 7 ही साल तक इसका कार्य किया गया था। 1900 तक तो ये मर गए थे, यानी ये दुनिया से अलविदा कह के चले गए थे। तो कब किया गया था, 1865 में, ठीक है, 1865 में इसको प्रकाशित किया गया था, यानी वो जब जिंदा थे तभी। नेक्स्ट बच्चा जीन विनिमय किस अवस्था में होता है, जीन विनिमय, जीन का विनिमय, विनिमय का मतलब होता है बच्चा जीन एक्सचेंज। तो जीन विनिमय किस अवस्था में होता है, ज़ाइगोटीन में, पैक्टिन में, डिप्लोटीन में, लिपोटीन में। तो जीन विनिमय किस अवस्था में होता है, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है, तो पैक्टिन में, यानी जितने बच्चों का ऑप्शन नंबर बी है कि पैक्टिन बिल्कुल सही है। याद रखना जीन विनिमय का काम है पैक्टिन वाली फेज। अच्छा ये पैक्टिन हो गया, लिप्टोटीन हो गया, ज़ाइगोटीन हो गया, डिप्लोटीन फेज कौन कौन जानता है, जो बच्चा अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा कि लिपोटीन क्या होता है, ज़ाइगोटीन क्या होता है, डिप्लोटीन क्या होता है, और इन फेज में क्या क्या चीजें होती हैं। नहीं पता होगा थोड़ा सा 11th उठा के पढ़ लेना या किसी की वीडियो उठा के देख लेना, ठीक है, ओके। अगला बच्चा मेंडल के नियमों को मान्यता दिलाई, कॉरेंस जी ने दिलाई, सरमैक जी ने दिलाई,
डेविस जी ने दिलाई या इन सभी ने दिलाई? तो बच्चा इन तीनों वैज्ञानिकों ने, इन तीनों लोगों ने क्या किया, मिलकर कितने सन में, 1900 में इनके नियम को ही मान्यता दिलाई कि भाई यही फादर ऑफ जेनेटिक्स है, यही आनुवंशिकी के पिता है और इन्होंने ही आनुवंशिकी के 3 नियम को दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या है, पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या है, तो पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 44 प्लस XY। बच्चा ये कैपिटल होगा, स्मॉल नहीं होगा, कैपिटल होगा, ठीक है, X और Y। ठीक, तो 44 प्लस XY किसके लिए होता है, पुरुष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया? अर्जित गुणों का, जितने भी अर्जित गुण हैं, ठीक है, जितने भी क्या हैं, अर्जित गुण हैं, इस अर्जित गुणों का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया था? बताओ किनके द्वारा किया गया था? अर्जित गुणों का सिद्धांत किनके द्वारा, यानी ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा किया गया था? तो डार्विन जी के द्वारा, लैमार्क के द्वारा या डे बरीज के द्वारा, हैकल के द्वारा? तो बच्चा किसके द्वारा? लैमार्क जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक होता है? सार्वभौमिक यानी सबको देने वाला, डोनर। डोनर, डोनर का मतलब होता है बच्चा देने वाला। जो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता कहलाता है या सार्वभौमिक कहलाता है, यानी सबको देने वाला कौन कहलाता है? तो ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, या ए बी, ठीक है, या बी या ओ। तो कौन है? ओ। अगर सर्वग्राही की बात करते हैं यानी जो सबसे लेने वाला होता, कौन होता? ए बी हो। नेक्स्ट बच्चा, विभिन्नताओं का स्रोत है। अगर वेरिएशंस आ रही है, विभिन्नताएं आ रही है, तो क्यों आती है? विभिन्नताओं का स्रोत क्या होता है? उत्परिवर्तन, यानी अगर किसी भी जीव के अंदर म्यूटेशन हुआ, परिवर्तन हुआ, तो वहां पे विभिन्नताएं आएंगी, यानी वेरिएशंस आनी ही आनी है। ठीक, नेक्स्ट है F1 हाइब्रिड तथा कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी के बीच का अनुपात है। अगर आप कैपिटल टी का क्रॉस इसके साथ कराओगे तो बच्चा इसका अनुपात क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी 50% लंबा संकर लंबा और 50% क्या हो जाएगा? बौना। तो 1:1 का आएगा। कितना आएगा बच्चा? 1:1 का रेशियो आएगा। ठीक, नेक्स्ट है एक जीन के विभिन्न रूपों को कहते हैं। एक जीन के विभिन्न रूप, यानी एक जीन है और उस एक जीन के विभिन्न रूप को हम क्या कहते हैं? एक जीन के विभिन्न रूप को बच्चा हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। एक जीन है और उसके बहुत सारे रूप हैं, उसको एलील भी कहते हैं या फिर युग्म विकल्पी भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है अगर माता एवं बच्चे दोनों का रुधिर समूह O है तो पिता का रुधिर समूह होगा। बताओ क्या होगा? अगर माता एवं बच्चे दोनों का रुधिर वर्ग O है तो पिता का रुधिर वर्ग होगा, यानी मम्मी का भी ब्लड ग्रुप O है और पिता का भी ब्लड ग्रुप O है, तो सॉरी बच्चे का भी ब्लड ग्रुप O है, तो पिताजी का ब्लड ग्रुप अच्छा क्या होगा? कैसे निकालोगे? बताओ बताओ क्या होगा? C होगा, बिल्कुल, क्योंकि अगर बच्चे का वो है, मम्मी का भी वो है, बच्चे का भी और मम्मी का भी हो, तो पापा जी का भी क्या होगा? ओ ही होगा। ठीक है, क्रॉस करा लेना, क्रॉस करा के देख लेना, ठीक है क्या आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को प्रतिपादित, तो ये हम लोग कर चुके हैं, सटन व मावेरी जी हैं। ठीक, वर्णांतता में रोगी नहीं पहचान पाता है बच्चा लाल और पीला को, नीला तथा हरा को, लाल तथा हरा को, इनमें से कोई नहीं, तो ये रेड और ग्रीन को नहीं पहचान पाता है, यानी अगर किसी भी पर्सन को वर्णांतता हुई तो उसमें लाल और हरे रंग की पहचान की क्षमता खत्म हो जाती है।
ठीक। मेंडल था, ब्रिटिश पादरी था, ऑस्ट्रेलियन पादरी था, ऑस्ट्रियन पादरी था, जर्मन वैज्ञानिक था। तो ये मेंडल जी कैसे थे? मेंडल था यानी मेंडल जी थे। मेंडल जी कैसे थे भाई? ये किस इनका ये कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रेलियन, जर्मन, ब्रिटिश। तो बच्चा ये कहाँ के थे? ये थे ऑस्ट्रियन पादरी, जिसको हम ऑस्ट्रिया भी कहते हैं। तो ये ऑस्ट्रिया के एक बुंड शहर में क्या थे? एक पादरी के पद पे विद्यमान थे। और जब वो पादरी के पद पे विद्वान थे तभी उन्होंने क्या किया था? जेनेटिक्स लॉ को दिया था। लंबे व बौने मटर के पौधों में मोनोहाइब्रिड अनुपात 3:1 है। तो इनका जीनोटाइप होगा, इनका जीनोटाइप होगा बच्चा, क्या होगा? इनका जीनोटाइप होगा। सॉरी, जीनोटाइप यानी जीनी संरचना। लंबे व बौने मटर के पौधे में मोनोहाइब्रिड अनुपात 3:1 है। इनका जीनोटाइप होगा तो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक। नेक्स्ट बच्चा, किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षण का विश्लेषण कहलाता है। किसी भी परिवार की अनेक पीढ़ियों की, यानी मान लो किसी भी, मेरा ही परिवार है और मेरे ही परिवार के अनेक जो पीढ़ियां हैं, जो हमारी अनेक पीढ़ियां हैं बच्चा, उनकी पीढ़ियों का विश्लेषण कहलाएगा वंशावली विश्लेषण, मिंडल विश्लेषण, पुनेट विश्लेषण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा हम क्या जानते हैं? वंशावली किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षण का विश्लेषण कहलाता है। किसी भी परिवार के अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण कहलाता है। बच्चा क्या कहलाएगा? बताओ क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या? तो क्या कहलाएगा बच्चा? ऑप्शन ए। देखो, कुछ कह रहे हैं कि बी होगा, कुछ कह रहे हैं कि ए होगा। कुछ का कहना है ए और कुछ का कहना है बी। अब वंशावली विश्लेषण का मतलब आप समझते हो? यानी कि हमारे अंदर जो आनुवंशिकी होती है वो किस तरीके से होती है? मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग। यानी जैसे मेंडल जी कहते हैं, क्या उसी तरीके से होता है? तो क्या होगा बच्चा? मेंडल विश्लेषण, यानी हमारे अंदर भी मेंडल की तरह ही पीढ़ियों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बच्चा, मेंडल के प्रयोग में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? मेंडल के प्रयोग में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को हम क्या कहते हैं? बताओ। विपरीत यानी बहुत सारे अलग अलग जोड़ी होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? जीन, फिनोटाइप, जीनोटाइप। तो क्या कहते हैं बच्चा? एलील कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? एलील। निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? हीमोग्लोबिन, डाउन, फिनाइल, क्लाइफेंडर, सिकल सेल एनीमिया, यानी हीमोग्लोबिन। इनमें से ऐसी कौन सा रोग है जो हीमोग्लोबिन त्रुटि, त्रुटि का मतलब हीमोग्लोबिन का अभाव होगा। तो जब हीमोग्लोबिन का अभाव होगा तो संरचना में परिवर्तन होगा। तो क्या है बच्चा? सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। तो ये रहे बच्चा आज के 60 क्वेश्चन, यानी आपके चैप्टर 5 के 60 क्वेश्चन रहे। अब आप मुझे बताओ कि 60 में से कितने बच्चों ने सही किया, और यानी 60 में से 60 कितने बच्चों का सही है, या फिर आपने कितना में से कितना सही किया? अच्छा, 60 में 45, 60 में 55, 60 में 25। बाप रे, ये तो बहुत ही गड़बड़ है। 60 में 60 वाले भी बच्चे हैं। 16-17 ज्यादा होता है डाउन सिंड्रोम वालों के लिए। ठीक है, 14, 13, 15, 17 इतने में तो वो डेथ कर जाते हैं, इसके आगे वो नहीं जिंदा रहते। ठीक है मिस सूरज, क्या है आपका नाम? ठीक है। अच्छा, गलती क्यों हुई?
नहीं बच्चा, कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। क्यों? क्योंकि कैंसर संक्रामक बीमारी नहीं है। कैंसर होता क्यों है? कैंसर बेटा नॉर्मल चीजों से हो सकता है। जैसे अगर आपको चोट लगती है, ठीक है, अगर आपको चोट लगती है, ठीक है, मान लो कैसे भी करके ये है हमारा हाथ, ठीक है, ये हमारा हाथ है ना। ज्यादा चोट यहाँ बड़ी हमारी कोहनी पे बहुत जल्दी लगती है, छिला जाता है, गिर जाते हैं तो घुटने पे छिला गया। ये हाथ की कोहनी छिलाती है कि नहीं छिलाती है? बोलो हाँ या ना। तो मान लो कैसे भी करके यहाँ पे बच्चा चोट लग गई, तो चोट लगने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ की जो कोशिकाएं थी ना वो नष्ट हो गई। कोशिकाएं क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो हमारे सेल्स के अंदर बच्चा क्या होता है? हमारे सेल्स के अंदर एक कैसी कैपेसिटी होती है? क्या कैपेसिटी होती है? विभाजन करने की। कौन सी विभाजन करने की बच्चा? समसूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। तो जो सेल्स नष्ट हुई होती है वो समसूत्री विभाजन करके जो खराब सेल्स है या जो खाली स्थान है उसको वो भर देती है। लेकिन कभी कभी बच्चा वहां पे अनियमित समसूत्री विभाजन होने लगता है, यानी कोशिकाएं इतना ज्यादा विभाजित होने लगती हैं, इतना ज्यादा विभाजित हो जाती है कि वहां पे क्या निकल जाते हैं बच्चा? उभार निकल जाते हैं। क्या निकलेगा बच्चा? उभार निकलेगा। फिर वो उभार कैसे, किसमें चेंज होगा? वो उभार यानी जो हमें चोट लगी थी उस चोट को ठीक होने की बजाय वो और ज्यादा गहरा होगा। क्यों गहरा हुआ? क्योंकि वो सेल्स थी ना वो अचानक अनियमित, यानी जितना उनको विभाजन करना था उतना उसने विभाजन नहीं किया, वो अनियमित विभाजन करने लगी, ठीक है। और धीरे धीरे वो क्या करती हैं? उस अंग को, यानी जिस भी अंग में है उस अंग को क्या कर देती है? प्रभावित कर देती है। तो जैसे आपने स्तन कैंसर का नाम सुना होगा। स्तन कैंसर का मतलब भाई कि जो स्तन है उसमें कैसे भी करके उसकी सेल्स चोट लगी है या कुछ भी हुआ है तो उसकी सेल्स अनियमित क्या होने लगे? वृद्धि करने लगे। तो जब अगर ठीक होने का फेज होता है तो ठीक हो जाता है, नहीं तो फिर स्तन को काट के निकाल दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसे की जाती है। आपने अस्थियों का कैंसर सुना होगा। अस्थि मतलब हड्डी में भी भाई कैंसर हो जाते हैं। कैसे? कि वहां की जो सेल्स थी उन्होंने अनियमित वृद्धि करना स्टार्ट कर दी। आपने लंग्स कैंसर सुना होगा, है ना? लंग्स कैंसर सुना है ना? गले का कैंसर सुना होगा, माउथ कैंसर सुना होगा, ब्लड कैंसर सुना होगा, यूट्रस का कैंसर सुना होगा। बहुत सारे ऐसे कैंसर होते हैं। तो वो वहां पे होने का मतलब है कि वहां की सेल्स ने क्या की? अनियमित वृद्धि की, ठीक है। तो बच्चा जब एक विशेष जगह पे होता है ना तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर कहते हैं। और जैसे ही बच्चा ये ट्यूमर फटा, जैसे ही ट्यूमर फटा और फटने के बाद जब इसका प्रसार ज्यादा हो जाता है उसको हम कैंसर कहते हैं, ठीक है। जब एक अंग से दूसरे अंग में फैलने लगे तो वो क्या कहलाने लगता है? कैंसर। स्टार्टिंग फेज को हम क्या कहते हैं? ट्यूमर। तो बच्चा ट्यूमर को हम ठीक कर लेते हैं। कैंसर का पहला सेकेंड में थोड़ी गरीमत होती है, लेकिन लास्ट स्टेज पे फिर हम इसको ठीक नहीं कर पाते। तो जब भी अगर आपको चोट लगती है आप उसको अनदेखा नहीं करना है। आपको उसको क्या करना है बच्चा? अनदेखा बिल्कुल नहीं करना, प्रॉपर उसका क्या करा देना है? इलाज करा देना है, उसको ठीक करा देना, क्योंकि कैंसर ऐसे ही हो जाता है। कैंसर को हम कहते हैं कि बड़ी घातक बीमारी है, लेकिन बच्चा घातक तो है लेकिन ये बड़ी ही नॉर्मल एक्टिविटी से हो जाती है, ठीक है। ठीक है धीरज कुमार, एक बार आप भी चेक कर लेना और मैं भी चेक कर लूंगी, ठीक है। तो ये क्लास बच्चा यहीं पे खत्म होती है, ठीक। मिलते हैं हम लोग कल इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। धीरज, अमित, ठीक है बच्चा, आप भी चेक कर लेना, मैं भी चेक कर लेंगे और हम लोग कल बात कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है। ओके। तो किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ओके। और कल होगा इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सारे बच्चे एक बार रिवाइज यानी रिवीजन करके आना, ठीक है। तो अभी भी जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर देंगे भाई, और जिसने शेयर नहीं किया वो शेयर कर देंगे, और जो चैनल पे पहली बार होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे, ठीक। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल की क्लास में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।
और इस क्लास के अगले दिन होगा आपका वन शॉट, तो धीरे धीरे वन शॉट का भी रिवीजन करते रहना, ठीक है।